Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 4th of June 2026. तो गाइज आज है तारीख 4 जून 2026 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सारे के सारे करंट अफेयर्स इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। रोजाना सुबह 5:30 बजे ये वीडियो आपको मिल जाता है इसी चैनल पर, तो मेक श्योर करें चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि सुबह सुबह 5:30 बजे इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंच जाए। एंड इस सीरीज़ को हम बोलते हैं नथिंग मोर नथिंग लेस। ना ही कोई काम की चीज़ आपकी छूटने वाली है और ना ही कोई फालतू अननेसेसरी चीज़ों को हम सेशन में कवर करेंगे। टू द पॉइंट एक्यूरेट सेशन। वीडियो के लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेगा इस छोटे से सेशन में, तो उस सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जो कि बेसिक तौर पे हमारे सारे न्यूज़ के आधार पे होने वाले हैं। इससे पता चलेगा कि आपने कितने अच्छे से सेशन को पढ़ा है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी, क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चन ही लगाने हैं। तो वो काम यहाँ पे करो डेली बेसिस पे। सेशन के लास्ट में अपना टेस्ट देना, जो स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। पता चल जाएगा कितने अच्छे तरीके से आपने सेशन को सुना है, आपका कंसंट्रेशन कहाँ पे था। चलिए लेट स्टार्ट विद आवर फर्स्ट आर्टिकल। पहला टॉपिक हमारा है इंपॉर्टेंट जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम बात कर रहे हैं सांची स्तूपा के बारे में और सैक्रेड रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा के बारे में। तो गौतम बुद्धा के कुछ दो इंपॉर्टेंट शिष्य रहे हैं, ठीक है। अब जो दो सबसे इंपॉर्टेंट शिष्य रहे हैं उनमें एक का नाम है सरीपुत्र और दूसरे आपको देखने को मिलेंगे, इनका नाम है मौदगलयाना, ठीक है। ये दो नाम याद रखेगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में सरीपुत्र और मौदगलयाना ये चर्चाओं में थे, ये नाम देखने को मिले हैं। ये किसके डिसिपल्स हैं? तो ये शिष्य हैं लॉर्ड गौतम बुद्धा के। तो होता यहाँ पर यह है कि दोस्तों इनके शिष्यों के जो रेलिक्स होते हैं, जो अवशेष होते हैं, तो वो अवशेष अभी तक सांची स्तूपा में हुआ करते थे। उन अवशेष को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगोलिया भेज चुके हैं ताकि हमारे और मंगोलिया के बीच में बुद्धिज़्म के पर्सपेक्टिव से जो रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा मजबूत हो सके, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जितने भी अवशेष हैं ये मंगोलिया जा चुके हैं और इनको उलान बतर जो मंगोलिया की कैपिटल है वहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा। बहुत सारे डिवोटीज़ टूरिस्ट आने वाले हैं और बताया जा रहा है कि हर साल 10 लाख लोग आया करेंगे इन अवशेष को विजिट करने के लिए, देखने के लिए, घूमने के लिए। लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी। बहुत सारे यहाँ पर जो डिवोटीज़ हैं, श्रद्धालु हैं, है ना, स्पेशली बुद्धिज़्म में इंटरेस्ट रखते हैं, लोग जाएंगे यहाँ पर घूमने के लिए। समझ रहे हैं? तो ये न्यूज़ बनी हुई है, तो इस न्यूज़ को आप देखोगे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की साइट से सीधा पीआईबी में पब्लिश हुआ है। पीआईबी पढ़ के चलना भाई, बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आजकल पब्लिश हो रहा है, ठीक है। अब ये जो कदम उठाया गया है इससे होगा क्या एक्चुअली में? भाई इससे इंडिया और मंगोलिया के जो कल्चरल और स्पिरिचुअल रिलेशंस है वो मजबूत होंगे। बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रमोट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बुद्धिज़्म जो है ये भारत से ओरिजिन होता है, दुनिया भर में बुद्धिज़्म भारत में फैलता है और हम लोग यहाँ पर उस तरीके से बढ़ा नहीं पाए दोस्तों। बुद्धिज्म का एक मेन सेंटर इंडिया को दिखा नहीं पाए, लोग घूमने नहीं आ पाते इतना ज़्यादा, ठीक है। बुद्धिज्म के तौर पे टूरिज्म इतना नहीं बढ़ पाया, जबकि बुद्धिज्म फॉलो करने वाले ढेर सारे लोग हैं। बुद्धिज्म रिलीजन की शुरुआत भारत से होती है, समझे। तो हमें उस चीज़ का बेस जनरेट करना है। तो हम इंटरनेशनली रिकग्निशन दे रहे हैं, भारत के बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट्स के बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे टूरिज्म बढ़ेगा, लोग बुद्धिस्ट रिलेटेड जो पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं वहाँ पर विजिट करेंगे। सांची, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, ये सब बुद्धिज्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, लोग यहाँ पर विजिट करना शुरू करेंगे। मंगोलिया से काफ़ी लोग इंटरेस्टेड रहेंगे जब गौतम बुद्धा जी के जो शिष्य हैं उनके रेलिक्स, उनके अवशेष को विजिट करेंगे तो उनका एक मन बनेगा इंडिया भी आने का। समझ रहे हैं? तो अभी तक ये जो रेलिक्स हुआ करते थे वो सांची स्तूपा में रखे गए थे, क्योंकि आपको पता है गौतम बुद्धा जी के जो अवशेष हैं वो अलग अलग स्तूपा में अलग अलग जगह में रखे गए हैं। तो कुछ यहाँ पर सांची स्तूपा में भी देखने को मिलते हैं। सांची स्तूपा की जब हम लोग बात करते हैं तो आइए फटाफट डिस्कशन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये एक मॉन्यूमेंट है जो बेसिकली मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है, ठीक है। और आज के समय पर ये जो सांची स्तूपा है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कवर किया गया है। एक बहुत ही ज़्यादा पुराना बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है भारत के अंदर में, और इस पूरे मॉन्यूमेंट में लॉर्ड बुद्धा के इंपॉर्टेंट रेलिक्स, उनके अवशेष रखे गए हैं, वहाँ पर प्रेजेंट है, और उनके शिष्यों के भी रेलिक्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब जब बात आ ही गई है यहाँ पर सांची स्तूपा की, तो हमने बेसिक फैक्ट तो जाना, इसको बनवाया किसने था? तो एम्परर अशोक, जो मौर्यन एम्पायर के एम्परर थे, उन्होंने 3rd सेंचुरी BC में इसको बनवाया था, इसको कमीशन किया था। याद रखिएगा किसको? सांची स्तूपा को। फिर बाद में सांची स्तूपा का जो बाद में एक्सपेंशन है, इसका और भी ज़्यादा जो डेवलपमेंट है वो सब यहाँ पर जो मर्चेंट कम्युनिटी है विदिशा की, उनके थ्रू किया गया। फिर बाद में दोस्तों 1818 में एक ब्रिटिश ऑफिसर है हेनरी टेलर, उन्होंने रीडिस्कवर किया सांची स्तूपा को।
फिर उसके बाद शुरुआत होती है स्तूपा के बारे में सर्वे करने के लिए, जानकारी निकालने के लिए, कैसे बना, किसने बनवाया। तो फर्स्ट सिस्टमेटिक सर्वे और यहाँ के आसपास के एरिया में खुदाई करना, एक्सकेवेशन करना शुरू किया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम के थ्रू 1851 में। अच्छा, अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है? इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी याद रखिएगा, जगह जगह पर खोज करने में, ठीक है, इंपॉर्टेंट हिस्ट्री को जानने के लिए इनका एक बड़ा रोल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में इनका एक बहुत बड़ा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं, फर्स्ट डायरेक्टर भी रह चुके हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है सांची स्तूपा की, सांची स्तूपा से रिलेटेड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाना, कुछ तथ्य हम लोगों ने समझे कि मध्य प्रदेश में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये सब कुछ आपको क्लियर हुआ। अब सांची स्तूपा का एग्जैक्ट थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग फोटो देखते हैं। इस फोटो को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर तो रॉक से बना हुआ ये पर्टिकुलर एक मॉन्यूमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर ये जो डोम शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको अंडा भी कहा जाता है। ठीक है, अभी समझाता हूँ, ये अलग अलग नाम से देखो, ये लिखा हुआ है अंडा, ये सेमी सर्कुलर माउंड है। ठीक है, डोम शेप स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर ये रेक्टेंगुलर से जो बना है इसको हर्मिका कहा जाता है, और इसमें इस रेक्टेंगल में से जो ऊपर की साइड निकल रख कर आ रहा है इसको यष्टि कहा जाता है। सेंट्रल पिलर है। ठीक है, और सेंट्रल पिलर से जस्ट नीचे आप देख पाओगे तो यहाँ पर छत्रवली भी है, ट्रिपल अम्ब्रेला स्ट्रक्चर भी इसमें देखने को मिलेगा। फिर इस गुंबद के आसपास यहाँ पर आप देखोगे स्टोन की रेलिंग बनाई गई है। किसकी रेलिंग है? ये स्टोन की रेलिंग है, अपने आप में बहुत खास है। और चारों दिशाओं में ये इस तरीके से गेटवे हैं, एक दरवाज़ा इधर, एक दरवाज़ा आप देख पा रहे होंगे इधर, एक दरवाज़ा इधर। तो इस तरीके से यहाँ पर जो गेटवेज हैं, काफ़ी सुंदर से दरवाजे यहाँ पर बनाए गए हैं। इनको तोरण कहा गया है, याद रखिएगा। और गेटवेज के आसपास की जो बाउंड्री है इनको स्तंभ कहा गया है, ये भी स्टोन से बनाई गई है। ठीक है, ये फीचर्स याद रखेगा क्योंकि एग्जामिनेशन में कई बार ये बेसिक सी बातें पूछ ली जाती हैं। इस फोटो में और भी बेसिक बातों को समझाया गया है कि भाई यहाँ पर जो ये गेट्स हैं इनको तोरण कहा गया है। ठीक है, ये छतराज हो गए ऊपर वाला, ये यस्ती हो गया, ये हर्मिका हो गया, और ये पूरा का पूरा डोम हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों, ये बातें समझ में आ गई। क्योंकि जब आप स्तूपा के बारे में पढ़ोगे, आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ोगे, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वहाँ से नोट करने के लिए। ठीक है, कि 4 गेटवेज यहाँ पर प्रेजेंट हैं अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर में। ठीक है, इनको डेकोरेट किया गया है, हर एक दरवाजे पे अलग अलग नक्काशियाँ हुई हुई हैं। वहाँ पे अलग अलग सीन्स दिखाए गए हैं, बुद्धा जी से रिलेटेड, यानी उनके जीवन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को शो किया गया है। फिर जो डोम है उसको हम अंडा भी कहते हैं, डोम ऑफ हेवन। ठीक है, उसके अलावा ये दिखाता है महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्धा को, ये सिंबलाइज करता है। तो याद रखेगा, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। फिर बात आती है हर्मिका की। तो हर्मिका यहाँ पर ऊपर की साइड में ये जो स्क्वायर सा है ये प्रेजेंट है, इसको वर्ल्ड माउंटेन मेरू भी, मतलब ये उसको रिप्रेजेंट करता है बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी में। यष्टि की बात करेंगे तो यष्टि सेंट्रल पिलर, ये ऊपर वाला पोर्शन आप देख पाओगे यहाँ पर, इस रेक्टेंगुलर के ऊपर यहाँ पर यष्टि प्रेजेंट है, सेंट्रल पिलर। ये कॉस्मिक एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, जो हेवन और अर्थ को जोड़ने के लिए दर्शाता है कि भाई यहाँ से अर्थ और हेवन आपस में जुड़ते हैं, तो कॉस्मिक एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। फिर छतराज आपको देखने को मिल जाएंगे ऊपर की साइड में। ठीक है, ये छतराज हैं, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा, जो शो करता है देवलोक को। समझ गए? तो ये अलग अलग चीज़ों का अलग अलग एक महत्व है, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, अलग अलग मान्य है, मतलब है, इसलिए याद रखिएगा। अब देखो कहोगे रिवाइज कैसे करना है सर, अभी तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, अभी तो याद रहेगा। लंबे समय तक रिवाइज करने के लिए छोटे छोटे रिविजन पॉइंटर बना कर दिए गए हैं। एट द लास्ट ये सब कुछ इतने सारे पेजेस पलटने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में बिल्कुल यहाँ पर ये छोटा सा पैराग्राफ पढ़ लेना, काम खत्म। इसी में ही आपके आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स को क्या क्या कहा जाता है वो भी लिखवा दिया है दोस्तों, बाकी सारे बेसिक फैक्ट्स भी लिखवा दिए हैं। ये याद रखिएगा, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, कि अभी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्या आई है, और जो रेलिक्स बुद्धा के जो दो इंपॉर्टेंट डिसिपल्स हैं उनके रेलिक्स पहुँचाए गए मंगोलिया में, करंट अफेयर वाला डिटेल भी मेंशन है, छोटा सा पैराग्राफ, इसलिए बोल रहा हूँ पीडीएफ आपके लिए बहुत शानदार है। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर बढ़ते हैं। अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले भाई पहला एक छोटा सा काम कर दो, वीडियो पे लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दो। आप सभी लोग मिलकर सपोर्ट कर सकते हैं, 2000 लाइक्स का एक टारगेट होता है, सभी लोग मिलकर अचीव करवा सकते हैं। बहुत मेहनत की जाती है इन सेशन के पीछे, इन कंटेंट को रेडी करने में। अगला आर्टिकल दोस्तों बात करता है मिशन क्वीन पाइनएप्पल के बारे में, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो हुआ क्या है एक्चुअली में, यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को डेवलप करने वाला मंत्रालय है, उन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है एक इंपॉर्टेंट मिशन, नाम है मिशन क्वीन पाइनएप्पल। ये त्रिपुरा के अंदर में मेनली पाया जाता है। ठीक है, बहुत सारी जगह में पाया जाता है। इंडिया में जो पाइनएप्पल है, मेन कैटेगरी क्वीन पाइनएप्पल बहुत पॉपुलर है। अब त्रिपुरा के अंदर में जो क्वीन पाइनएप्पल मिलता है ना, इसको जीआई टैग दिया गया है। त्रिपुरा के अंदर क्वीन पाइनएप्पल मिलता है, उसको जीआई टैग ऑलरेडी मिल चुका है। हम चाह रहे हैं कि भाई इस पाइनएप्पल का एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बने, दुनिया भर में इसका प्रचार हो, लोग परचेज करें, एक्सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इससे इनकम जनरेट कर सके अपने फार्मर्स की।
तो उसी के लिए यहाँ पर इसको प्रमोट करने के लिए अभी क्या हुआ है, मिशन को लॉन्च किया है, नाम है मिशन क्वीन पाइनएप्पल। तो एक स्पेशल इनिशिएटिव है जिसका मेन पर्पस है त्रिपुरा का क्वीन पाइनएप्पल को एक प्रोडक्ट के तौर पे प्रमोट करना, नेशनली और इंटरनेशनली दोनों मार्केट्स के अंदर में। तो मेन पर्पस है इसकी एक वैल्यू जनरेट करना, इसका प्रोडक्शन बढ़ाना, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, एक्सपोर्ट, ये सब इंक्रीज करना, जिससे हमारे फार्मर्स की जो इसको ग्रो कर रहे हैं उनकी हेल्थ, उनका जो फाइनेंशियल इनकम है वो इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। तो चलिए करना क्या है, बेसिकली आपको थोड़ा बहुत बातें पता होनी चाहिए मिशन क्वीन पाइनएप्पल के बारे में। ये पाइनएप्पल है क्या, पाइनएप्पल की वैरायटीज़ को जब मेरे दोस्त आप देखोगे तो यहाँ पर 3 वैरायटीज़ इंडिया में मिलती हैं। एक है स्मूथ केयन और दूसरी है क्वीन और तीसरी है MD2। ये नाम अजीब से मिल जाए कि स्मूथ केयन MD2, तो याद रखेगा पाइनएप्पल की वैरायटीज़ हैं। इनमें जो क्वीन वैरायटी है ये काफ़ी छोटे साइज़ की होती है लेकिन बहुत ही मीठा होता है ये वाला पाइनएप्पल, इसलिए इसको क्वीन बोला गया, मीठा। और याद रखेगा दोस्तों बहुत रसीला, इसका टेक्सचर बहुत जूसी होता है, इसका कलर बहुत यहाँ पर लाइट होता है। तो बहुत पॉपुलर है, बहुत ही हाई क्वालिटी का ये पाइनएप्पल होता है जिसको हम क्वीन वैरायटी वाला पाइनएप्पल कहते हैं। और ऑलरेडी GI टैग इसको दिया गया है त्रिपुरा के अंदर में, क्योंकि मेनली आपको त्रिपुरा के अंदर में बहुत सारा क्वीन पाइनएप्पल देखने को मिलेगा। तो हम इस GI टैग वाले क्वीन पाइनएप्पल को प्रमोट करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसी के लिए यहाँ पर मिशन क्वीन पाइनएप्पल को शुरू किया गया। ठीक है, इसमें एक अमाउंट अनाउंस किया गया है जिसमें हम लोग लगभग 236 करोड़ रुपए खर्च करेंगे इस पर्टिकुलर पाइनएप्पल की एक ग्लोबल ब्रांड बनाने में, दुनिया भर में प्रमोट करने के लिए। और ये काम कर कौन रहा है, कौन सा मंत्रालय, क्योंकि त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में है, तो नॉर्थ ईस्ट के लिए जो मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, याद रखिएगा। अब क्वीन पाइनएप्पल क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें हर एक प्रकार के विटामिन A, B, C, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, ये सब कुछ प्रेजेंट है। यानी इस पाइनएप्पल की न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी है। केवल चीनी स्वीट नहीं प्रेजेंट है, चीनी मतलब भाई जो नेचुरली स्वीट है, फ्रक्टोज वगैरह जो मिलता है फ्रूट्स के अंदर में, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वैसे इसमें मिठास तो है अच्छी खासी, बहुत अच्छी खुशबू मिलती है, जूसी फ्लेश मिलता है, न्यूट्रिशन वैल्यू भी साथ ही साथ में है, क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू में हमने देखा किस तरीके से बहुत सारे जो अलग अलग विटामिन्स हैं वो भी इसके अंदर में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। बाकी एसिडिटी की बात करेंगे, जैसे बाकी सारे पाइनएप्पल्स काफ़ी ज़्यादा मतलब एक सार से होते हैं ना, ज़्यादा खट्टे से होते हैं, तो वैसा इसमें नहीं है। इसमें एक बैलेंस टेस्ट है, ज़्यादा एसिडिटी भी नहीं है, ज़्यादा स्वीटनेस, मतलब स्वीटनेस अच्छी खासी है, हाई स्वीटनेस है, लेकिन एसिडिटी ज़्यादा नहीं है। तो मतलब स्वीट और टार्ट स्टेट इसका यहाँ पर मिलता है, यही इसकी एक पहचान है। तो GI टैग इसको 2015 में दिया गया था और त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा मिल रहा है और अच्छी क्वालिटी का मिलता है। तो त्रिपुरा का स्टेट फ्रूट भी है, ये याद रखिएगा। जैसे अब की बार जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ है वहाँ पे शायद अरुणाचल प्रदेश के स्टेट फ्लावर के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया था UPSC ने, अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो पाइनएप्पल है ये स्टेट फ्रूट है, किसका स्टेट फ्रूट है, त्रिपुरा का स्टेट फ्रूट है। ठीक है, अब ये रहे छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर जिसको आप बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं। ये रहे छोटे छोटी डिटेल्स, कभी भी कहीं पर भी रिवाइज करने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, ये देखिए मुश्किल से 6-7 पॉइंट हैं जिसको आप इजीली कभी भी कवर कर पाओगे। चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल आता है यहाँ पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं LPPI के बारे में, विच इज़ लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ऐसे इंडेक्सेस रिपोर्ट्स बहुत पॉपुलर होते हैं, बहुत पसंद है UPSC को क्वेश्चन पूछने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज में कवर किया गया है। अगेन ये भी दोस्तों हमारे PIB में ही आर्टिकल मेंशन है, यानी PIB डोमिनेटेड रीजन्स, मतलब सेशंस आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाएंगे आजकल। ठीक है, अब न्यूज़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स को लॉन्च किया है फॉर 2024 एंड 2025। पहला प्रश्न यहीं से बन गया है कि भाई ये बताओ लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है। तो इस इंडेक्स को लॉन्च करने वाली बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। याद रखना, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। अब प्रश्न आता है ये इंडेक्स है क्या। ये इंडेक्स भारत के पोर्ट सिस्टम का परफॉर्मेंस कैसा है उसको शो करता है। पोर्ट क्या होते हैं, बंदरगाह है ना, जहां से समुद्र के जरिए हम अपने जहाज़ों के माध्यम से सामान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं, वो बंदरगाह, वो प्लेस है, वो पोर्ट है। तो हमारे पोर्ट का परफॉर्मेंस कैसा है। अब ये परफॉर्मेंस कैसे पता चलता है कि भाई कौन से पोर्ट में कितना ज़्यादा कार्गो हैंडल किया जा सकता है, कार्गो का कितना बढ़िया तरीके से मूवमेंट हो रहा है, कितना जल्दी यहाँ पर वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच के वापस आता है। तो इन्हीं सब चीज़ों में हम लोग देखते हैं कि भाई वो बेस्ट परफॉर्मिंग पोर्ट है जहाँ पे सब कुछ बढ़िया तरीके से मैनेज हो पा रहा है, तो उसको यहाँ पे ऊपर रखा जाता है इस इंडेक्स के अंदर में। तो इंडेक्स मतलब समझ में आ गया कि भाई इंडेक्स किस चीज़ को लेकर डील करता है, पोर्ट्स को लेकर डील करता है, और ये देश के स्तर पे एक पूरा डिटेल तैयार करता है, जिससे क्या होता है एक हेल्दी कंपटीशन जनरेट होता है ताकि अलग अलग पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जाए।
और ये जो पूरा इंडेक्स का स्ट्रक्चर है इसको एक नियम के अंदर में बनाया गया है, और वो नियम है सागर अंकलन फ्रेमवर्क, इसके थ्रू डेवलप करा गया है। इसका मेन पर्पस है भारत के अंदर में जितने भी पोर्ट्स हैं एफिशिएंटली वो काम कर सकें, हेल्दी कंपटीशन जनरेट हो सके, और साल ब साल यहाँ पर पोर्ट्स की स्थिति इंप्रूव होते हुए नजर आए, हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान को यहाँ पर अपने पास में स्टोर करके उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकें। ठीक है, इसी के लिए ये इंडेक्स आता है जो स्थिति बताता है कि देश में कौन से पोर्ट की स्थिति किस लेवल पर है। तो भाई यहाँ पर जब ये स्थिति बताते हैं ना, क्योंकि देश में बहुत सारे पोर्ट हैं तो इनको ये अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में ड्राई बल्क कार्गो वाला पोर्ट, दूसरा लिक्विड बल्क कार्गो जो लिक्विड ट्रांसपोर्ट करते हैं उसमें कौन से पोर्ट का बढ़िया परफॉर्मेंस है, तीसरा कंटेनर मेंटेनेंस को लेकर यहाँ पर किसका परफॉर्मेंस बढ़िया है। तो ये 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो अभी जब ये कैटेगरीज का डिटेल निकल कर आया तो पता हमारे सामने यहाँ पर क्या चलता है ये देखिएगा, यही इंपॉर्टेंट बात है। पता ये चलता है कि लिक्विड बल्क कार्गो कैटेगरी के अंदर में जिस पोर्ट ने जीत हासिल करी है, अच्छा लिक्विड बल्क से भी पहले ये देखो ड्राई बल्क कैटेगरी, ड्राई बल्क कैटेगरी में प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी है जो कि फर्स्ट आई है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारा कार्गो को बढ़िया तरीके से हैंडल कर पाते हैं। लिक्विड बल्क कैटेगरी के अंदर में सिक्का पोर्ट और टर्मिनल है। कंटेनर कार्गो कैटेगरी के अंदर में मुंद्रा पोर्ट है, और मेजर कंटेनर पोर्ट की कैटेगरी में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। तो इन सब पोर्ट्स ने यहाँ पर इन स्थानों को कह सकते हैं कि होल्ड करके रखा है, एक अच्छी पोजीशन को गेन किया है इस इंडेक्स के अनुसार जो ये इंडेक्स अभी आया है। तो ये इंडेक्स क्या करता है, सिचुएशन को, पोर्ट्स के सिचुएशन को बेहतर करने पे फोकस करता है, जिससे जल्दी जल्दी जो हमारा कार्गो है, सामान है, उसको हम बेटर तरीके से मैनेज कर पाएंगे, हमारे पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो पाएगा। अब जब ये इंडेक्स की बात हो ही रही है तो ये इंडेक्स भारत के काफ़ी सारे इनिशिएटिव को और आगे बढ़ावा देता है, जैसे हमारा पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047, ये सारे अलग अलग आपको मिशंस देखने को मिल जाएंगे, उनसे एसोसिएटेड है हमारा ये पर्टिकुलर इंडेक्स, ये याद रखिएगा। बाकी मैरिन इनिशिएटिव से रिलेटेड कुछ और मिशंस भी रिसेंटली लॉन्च करे गए हैं, जैसे शिप रजिस्ट्रेशन सिस्टम कि भाई ई समुद्र प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन सारे जो जहाज़ वगैरह रजिस्टर किया जा सकता है। बेटर मैरीटाइम मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए मेडिकल प्रैक्टिशनरी मॉड्यूल, ये सब कुछ यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इसमें जो खास चीज़ लॉन्च करी गई है दोस्त वो याद रखिएगा, वो ये है यूनिफाइड शिप रिसाइकलिंग पोर्टल। ये भी पीआईबी के अंदर में मेंशन है। तो अभी गवर्नमेंट ने अपना जो मैरीटाइम डेवलपमेंट पैकेज है 2025 का 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज इन्होंने अनाउंस किया था, उसी पैकेज का यहाँ पर हिस्सा है यूनिफाइड शिप रिसाइकलिंग पोर्ट, याद रखिएगा। अब इसका मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस है देश के अंदर में जो हमारे जहाज़ पुराने हो जाते हैं उन जहाज़ों को डिसमेंटल किया जाता है, तोड़ा जाता है। अब तोड़ते वक्त यहाँ पर उन जहाज़ में बहुत सारा हैजार्डस मटेरियल भी यूज़ करा गया है, तो वो हैजार्डस मटेरियल हम ऐसे ही एनवायरमेंट में रिलीज नहीं होने दे सकते, समझ रहे हैं ना। तो जहाज जब भी डिसमेंटल करा जाता है, तोड़ा जाता है, रिसाइकिल किया जाता है, उसमें से वैल्यूएबल मटेरियल को निकाला जाता है, तो वो सब एक कन्वेंशन के थ्रू होता है, और उस कन्वेंशन का नाम याद रखिएगा, नाम है हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन। ये कन्वेंशन, ये अग्रीमेंट काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने साइन किया, और ये कन्वेंशन बात करता है फॉर द सेफ एंड एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप, यानी बहुत सेफ तरीके से कोई भी जहाज़ को अगर डिसमेंटल कर रहे हो, कोई जहाज़ पुराना हो चुका है उसको तोड़ा जा रहा है, तो उसमें ध्यान देना है कि कोई भी हैजार्डस मटेरियल ना ही हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए, ना ही किसी ह्यूमन सेफ्टी को नुकसान पहुंचाए। इन चीज़ों का ध्यान देना होगा। ये बात हमारा हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन कहता है। तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए अपने देश के अंदर में सस्टेनेबल तरीके से शिप को रिसाइकिल करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए दोस्तों ये पर्टिकुलर पोर्टल को रिसेंटली लॉन्च करा गया है, जिसमें शिप रिसाइकलिंग सेक्टर्स को इंसेंटिव वगैरह गवर्नमेंट देगी। इसमें हांगकांग कन्वेंशन याद रखना पूछ सकता है, हांगकांग कन्वेंशन किस चीज़ से रिलेटेड है। तो भाई वो जो रिसाइकलिंग होता है शिप का, वो सही तरीके से हो सके, सेफ तरीके से हो सके, इस चीज़ के बारे में बात करता है हमारा ये हांगकांग कन्वेंशन। ठीक है, अब कुछ भी रिवाइज करना है भविष्य में कभी भी तो आप बहुत इजीली रिवाइज कर पाएंगे। एलपीपीआई के बारे में सारी डिटेल हो गई। इस इंडेक्स को लॉन्च कौन करता है, इसको कौन से नियमों के तहत सागर अंकलन फ्रेमवर्क के अंडर में इसको डेवलप करा गया है, बाकी मेजरमेंट, कार्गो, वेटेज, कौन से पोर्ट कौन सी कैटेगरी में टॉप करे हैं, सब कुछ यहाँ पर एक रिविजन पॉइंटर के सेक्शन में दे दिया गया है। ठीक है,
चलिए भाई, अगला न्यूज़ आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग। हम बात कर रहे हैं स्काई कास्ट सिस्टम के बारे में। भारत का पहला एडवांस एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम रिसेंटली लॉन्च कर दिया गया है। इसका उद्घाटन किया गया है इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट के अंदर में। किसने उद्घाटन किया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने। बहुत सारे फैक्ट्स हैं आज, बहुत काम के हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो न्यूज़ क्या चल रही है, जस्ट मैंने आप लोगों को बताया। ये टॉपिक भी पीआईबी में भी है, ऑल इंडिया रेडियो में भी है। तो हाल ही में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस हैं, इन्होंने उद्घाटन कर दिया है भारत के पहले स्काई कास्ट सिस्टम का। ये कहाँ पे उद्घाटन हुआ है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में। इस सिस्टम को डेवलप करने का पीछे का मेन पर्पस क्या है? देखो, ये जो पूरा सिस्टम है ना, जिसका नाम स्काई कास्ट सिस्टम है, ये बेसिकली हमारे वेदर को मॉनिटर करेगा। ऊपर आसमान में क्या सिचुएशन है, बादल कितने हैं, फॉगी नेचर तो नहीं है, पोल्यूशन तो ज़्यादा नहीं है, ये सारी जानकारी देगा, जिससे कि जो हमारे एरोप्लेन्स हैं वो सही कंडीशन में उड़ान भर सकें, किसी के साथ में कोई हादसा ना हो। ये हमारा मेन पर्पस है। तो इंडिया दोस्तों दुनिया में 19वां देश बन चुका है। भले ही बहुत, मतलब ये 19वां यूज़ करना सही नहीं था, बहुत लेट हो गए। इंडिया दुनिया में 19वां कंट्री बन चुका है जिसने अपने देश के अंदर एडवांस इंटीग्रेटेड एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम लगा लिया है। तो आप लोगों से पूछ ले कि स्काई कास्ट सिस्टम क्या है, तो ये है एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये एरोप्लेन्स को एयरपोर्ट्स के ऊपर में पहले से जानकारी देगा, वेदर को मॉनिटर करते हुए कि भाई वेदर एग्जैक्टली कैसा है, ताकि जर्नी ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहे। समझ गए? तो अभी यहां पर भारत का पहला कहां पे लॉन्च होता है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। स्काई कास्ट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो दो तीन बेसिक फैक्ट हैं, प्लीज याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि ये एडवांस एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है, फोरकास्ट करता है, भविष्यवाणी करता है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है वेदर की कंडीशंस को लेकर। अब वेदर में जैसे कि अगर फॉग ज़्यादा होगा, हवाएं तेज़ चल रही हैं, और भी कोई और वेदर प्रॉब्लम्स हैं, फिजिबिलिटी में इशू है, मॉइस्चर ज़्यादा है, एरोजॉल्स हैं, पोल्यूशन ज़्यादा है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन ख़राब है, तो इससे यहाँ पे क्या होगा, सारी डिटेल पहले से ही प्लेन को दे दी जाएगी। ठीक है, तो पायलट्स की मदद होगी, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ की मदद होगी, और बेटर डिसीजन लिया जा सकेगा उड़ान भरने से पहले। यह है मेन पर्पज़ इस पूरे स्काई कास्ट सिस्टम का। अब स्काई कास्ट सिस्टम काम कैसे करेगा? तो ये काम करता है एक इनिशिएटिव के ऊपर जिसका नाम है वाईफेक्स। ठीक है, वाईफेक्स प्लीज याद रखेगा। दूसरी चीज जो एग्जाम में पूछ सकता है, वाईफेक्स एक जॉइंटली इनिशिएटिव है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी का एंड इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। दो इंपॉर्टेंट बॉडीज, ये भी इस तरीके से प्रश्न पूछता है। आईआईटीएम और आईएमडी दोनों का इनिशिएटिव है वाईफेक्स। 2015 में शुरू करा गया था और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में ऑपरेट करता है। अब क्योंकि हम स्काई कास्ट सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो भाई ये आपको पता चल चुका है, एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसको हमने कौन से मिशन के थ्रू बनाया है? मिशन मौसम के अंदर में हम लोगों ने डेवलप करा है। मिशन मौसम के बारे में इस बार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया। इंडिया 19वां देश बन चुका है इस एडवांस सिस्टम को लगाने वाला। इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं? रडार विंड प्रोफाइलर सबसे पहले इसमें लगाया जाएगा, जो कि विंड की स्पीड को मेजर करेगा, विंड का डायरेक्शन किधर है, ये सब कुछ चीज़ें हमको बताएगा, ताकि हैजार्डस कंडीशन को हमारे प्लेन्स अवॉइड कर सकें। दूसरा, यहाँ पे इसमें ग्राउंड बेस्ड फॉग एरोजोल स्पेक्ट्रोमीटर है, जो फॉग वगैरह को, फॉग की जो ड्रॉपलेट्स वगैरह है उसको मॉनिटर करेगा, पोल्यूशन को मॉनिटर करेगा। तीसरी चीज़ इसके सिस्टम में लगाई गई है वो है CL61 लाइडार बेस्ड सीलोमीटर, जिसका मेन पर्पज़ है जो वर्टिकल स्ट्रक्चर है फॉग का, जो भी फॉग ऊपर तक जम रहा है, ठीक है, या क्लाउड्स कितने ज़्यादा हो रहे हैं, ये सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स मेंशन करेगा और ये सब प्लेन को डिटेल्स पहले से देगा। तो एटमॉस्फेरिक कवरेज बहुत डिटेल्स है, यानी कि हमारे धरती का जो सरफेस है, अर्थ के सरफेस से ऊपर 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक का सारा डेटा दे दिया जाएगा दोस्तों पहले से ही हमारे इस स्काई कास्ट सिस्टम के माध्यम से। तो कुछ भी रिवाइज करना हो तो आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिवीजन पॉइंटर। स्काई कास्ट क्या है, लॉन्च किया गया, डेवलपमेंट कौन से मंत्रालय के अंदर में किया गया है, ठीक है, और मिशन मौसम के अंडर में डेवलप किया, ये सब कुछ बेसिक फैक्ट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो गए। चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट निकेल। निकेल बेसिकली एक मिनरल है, अब न्यूज़ में बना हुआ है तो भाई पता होना चाहिए। न्यूज़ में रहने के पीछे का कारण क्या है? लाइव मिंट प्रीमियम का आर्टिकल है ये। इंडिया का इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री, ये कुछ चुनौतियों से गुजर रहे हैं। कारण यह है क्योंकि देश के अंदर में निकेल के प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये निकेल कहाँ से आ रहा है? वेस्ट एशिया से आ रहा है। अब वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से निकेल के प्राइसेस का बढ़ जाना, इसी वजह से क्योंकि दोस्तों इस निकेल का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, स्टेनलेस स्टील में, तो इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो इस इंडस्ट्री को नुकसान होगा या नहीं होगा? ऑब्वियस ही बात है, यहां पर इनको नुकसान पहुंचेगा।
तो निकेल यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल है जो आज बैटरीज में, स्टेनलेस स्टील प्रोडक्शन में, इन सभी जगह में यूज होता है। तो आइए बात करते हैं निकेल के बारे में कुछ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। निकेल ऐसा दिखाई देता है, सिल्वर वाइट शाइनी मेटल, अपने मजबूती के लिए, अपने टिकाऊपने के लिए, और जंक वगैरह नहीं लगती है इसके अंदर में, इन सब फीचर्स की वजह से ये जाना जाता है। इसी वजह से इसका जो इंपॉर्टेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले निकेल को लेकर बेसिक इन्फॉर्मेशन, सिंबल है Ni, दिखने में सिल्वर वाइट शाइनी मेटल। ये कहाँ पर मिलता है? हमारे धरती में, अर्थ क्रस्ट, अर्थ कोर, मीटेरॉइड्स के अंदर भी पाया जाता है। और खासकर जो लेटेराइट सॉइल होती है ना, लेटेराइट डिपॉजिट्स में खासकर ये मिलता है। सॉइल में, वाटर में ये प्रेजेंट है, समझ रहे हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मिला है सीधा इसको उठा लिया और शुद्ध फॉर्म में निकल मिल गया, नहीं भाई। ये इंडिया के अंदर में मेनली ऑक्साइड्स में, सल्फाइड्स में और सिलिकेट्स के अंदर में पाया जाता है। निकेल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि भाई ये निकेल है? एक तो दिखने में सिल्वर वाइट शाइनी मेटल होना चाहिए, उसके बाद वो नरम होना चाहिए कि भाई वो उसमें डक्टिलिटी ज़्यादा होती है। डक्टिलिटी मतलब उसको तोड़ ताड़ के किसी भी शेप में बदल सकते हैं, इवन उसको पीट पाट के पतले पतले उससे तार बना सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं। और पता है डक्टिलिटी के साथ साथ उसमें टफनेस ज़्यादा होती है। वो एलॉयज़ को अपने दूसरे मेटल्स के साथ में मिक्स कर दो तो उसकी ताकत बढ़ा देता है। इसमें थर्मल कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी को मतलब फ्लो करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये। इसमें जंक नहीं लगती, समझ रहे हैं? यह है इसका मेन एक और इम्पॉर्टेंट फीचर। अब इसका शॉर्टेज होना, प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, क्योंकि इसका शॉर्टेज प्रॉब्लम कैसे क्रिएट कर रहा है? क्योंकि भाई इस निकेल के इस्तेमाल बहुत सारी जगह में होता है। तो यूजेस पढ़ना, क्योंकि कई बार इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल्स के यूजेस, उनके एप्लीकेशन से ही यूपीएससी पूछता है। तो मेरे दोस्त, जब हम लोग यूजेस की बात करते हैं तो सबसे पहले याद रखिएगा निकेल को हम एज अ एलॉइंग एजेंट यूज़ करते हैं। निकेल को क्रोमियम के साथ मिला दें, आयरन के साथ मिला दें या दूसरे और मेटल्स के साथ में मिला दें तो इससे स्टेनलेस स्टील बनाई जा सकती है। एक ऐसी स्टील बनाई जा सकती है जो हीट को झेल सके। एक ऐसा मिक्सचर बनाया जा सकता है जिसमें जंक वगैरह ना लगे। फिर दूसरी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आज इसी निकेल का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्रिटिकल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज में। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को सपोर्ट करता है, बैटरी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए जाना जाता है। अब बैटरीज में आप देखोगे दो प्रकार की बैटरीज निकेल से बन रही हैं। एक निकेल कैडमियम वाली बैटरी बन रही है और दूसरा निकेल मेटल हाइड्राइड बैटरीज बन रही हैं। इनमें निकेल का बेहद ज़्यादा यूज़ है, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में यूज़ है। तो इंपॉर्टेंस तो आप समझ गए भाई, निकेल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। मिलता कहाँ कहाँ पर है? भारत में मिलता है, कम मिलता है, लेकिन इंडिया में अगर स्पेशली सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है ये क्वेश्चन बन जाए तो वो अपना ओडिशा है। ओडिशा में भी स्पेशली एक जगह है जिसका नाम है सुकिंदा रीजन। सुकिंदा रीजन में ढेर सारा निकल पाया जाता है, ये याद रखिएगा। निकल बहुत सारा कहाँ पे मिलेगा इंडिया के अंदर? ओडिशा में। अगर आप यहाँ पर पूछ लेगा दुनिया में सबसे ज़्यादा किसके पास में रिजर्व्स हैं तो वो अपना इंडोनेशिया है, याद रखिएगा। इंडोनेशिया के पास में दुनिया का 22% निकल है। फिर ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, रशिया, क्यूबा, फिलीपींस, ये सारे कंट्रीज़ हैं, समझ रहे हैं। तो इंडोनेशिया पजेसेस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शेयर ऑफ निकल रिजर्व। और भारत में मिलता है तो कहाँ पे मिलता है सबसे ज़्यादा? ओडिशा में। और ओडिशा में स्पेसिफिकली यहाँ पर सुकिंदा रीजन के अंदर में। यहाँ पर गेम खत्म हो गया, सारी इंपॉर्टेंट बातें कवर कर ली, निकेल को लेकर सारे फैक्ट्स कवर हो गए, रिवीजन पॉइंटर आपके सामने प्रेजेंट है। अब कुछ नहीं करना इसके अलावा। अब करना है तो भाई जो चीज़ें आपने सुनी हैं ज़रा देखते हैं कितने अच्छे से सुनी है, प्रैक्टिस करना है। चलिए एक एक करके बहुत सारे प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, पता चलेगा कि आपने कितने अच्छे से सब कुछ सुना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने प्रेजेंट है। प्रश्न कहता है विद रेफरेंस टू सांची स्तूपा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। कि भाई इस सांची स्तूपा को ओरिजिनली कमीशन किया गया था, मतलब बनाया गया था एम्परर अशोका के थ्रू। दूसरा, ये उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट है। तीसरा, अलेक्जेंडर कनिंगम ने एक मतलब ये इन्होंने सबसे पहला जो फॉर्मल एक्सकेवेशन है, जो खुदाई है इस पर्टिकुलर जगह में, इस स्थल के आसपास, वो किया था। तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, B 2 एंड 3 ओनली, या फिर C तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, मैच द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं उठपटांग वाले, ठीक है, जैसे यूपीएससी पेपर बना रहा है कुछ इस प्रकार वाले, जैसे आपके सामने ये प्रेजेंट है। बुद्धिस्ट स्तूपा को लेकर आपके सामने कंपोनेंट और उन कंपोनेंट के फंक्शन क्या है ये पूछा गया है। आपने मैच करना है कि कौन सा किससे मैच हो रहा है। जैसे पहला देता है कि भाई ये जो अंडा है क्या ये कॉस्मिक एक्सिस है। दूसरा, हर्मिका क्या ये हेमिस्फेरिकल डोम है। तीसरा, यष्टि क्या ये स्क्वायर इंक्लोजर है। छत्र क्या ये हेवनली रीम्स है। तो ज़रा आपस में मैच कर दो, बता दो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही है।
ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कंसीडर द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म। यहाँ पे बात हो रही है सरीपुत्र और साथ ही साथ में मौदगल्याना, ये दोनों यहाँ पर जाने जाते हैं किस तौर पे? क्या ये फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग थे, या फिर ये दो इंपॉर्टेंट शिष्य हैं लॉर्ड बुद्धा के, या ये त्रिपिटका के ऑथर्स हैं, या ये बुद्धिस्ट मॉन्क हैं जिन्होंने बुद्धिज्म को श्रीलंका में फैलाया? कौन है ये दोनों, बताओ जरा नीचे कमेंट सेक्शन में। फिर अगला प्रश्न है विद रेफरेंस टू क्वीन पाइनएप्पल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वीन पाइनएप्पल को लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताएं कौन सा सही है। पहला, ये जो क्वीन पाइनएप्पल है क्या ये त्रिपुरा का स्टेट फ्रूट है? क्या इसको जीआई टैग मिल चुका है? क्या ये जाना जाता है अपने कम मिठास के लिए और हाई एसिडिटी के लिए? तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंटरेस्टिंग। हांगकांग कन्वेंशन ऑफन सीन इन मैरीटाइम अफेयर्स इज रिलेटेड टू। भाई हांगकांग कन्वेंशन कई बार मैरीटाइम समुद्री विवादों से रिलेटेड देखने को मिलता है न्यूज़ में। ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर ए, क्या ये मैरीन ऑयल पोल्यूशन को रोकने का काम करता है फ्रॉम शिप्स? क्या ये इंटरनेशनल वाटर्स में सेफ नेविगेशन के लिए कन्वेंशन यूज़ किया जाता है? या फिर जो शिप्स की रिसाइकलिंग होती है वो सेफ और एनवायरमेंटली साउंड हो सके उसके लिए कन्वेंशन है? या फिर डीप सी माइनिंग एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए इस कन्वेंशन को लाया गया है? अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्काई कास्ट सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्काई कास्ट सिस्टम को लेकर 3 पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स है, बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कि भाई स्काई कास्ट सिस्टम को डेवलप करा गया है मिशन मौसम के अंदर में। दूसरा, ये भारत का पहला इंटीग्रेटेड एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है। तीसरा, इसको डेवलप किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग निकेल। निकेल को लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, निकेल कॉमनली मिलता है लेटेराइट डिपॉजिट्स में। दूसरा, निकेल हाईली रेसिस्टेंट है टू कोरोजन एंड ऑक्सीडेशन। तीसरा, इंडिया का जो मेजर निकेल लैटराइट रिजर्व्स है ये मिलते हैं ओडिशा के अंदर में सुकिंदा रीजन में, मेजरली भारत में यहाँ पर मिलता है। अरे वाह, एक्सप्लेनेशन तो ये दिया गया है। तो ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। चलो आखिरी क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। फिलहाल यहाँ पर सेशन होता है समाप्त। मिलते हैं कल फिर से, टाइमिंग सुबह 5:30 बजे, याद रखिएगा इसी सेशन में मिलेंगे। और वन ऑफ द बेस्ट सेशन, इसको और हम लोग रिफाइन करेंगे और बहुत कुछ इसमें इंक्लूड करेंगे धीरे धीरे करके, बट आप लोग अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।